हेलो एवरीवन। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और उसके सराउंड जो भी कंट्रोवर्सी है जैसे कि सेफ्टी बल्ब थ्योरी। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं जेन्युइनली आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करने में या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, तो ही आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी रीच बढ़ाने के लिए आप वीडियो को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, बट ओनली इन द केस इफ यू जेन्यूनली, अगर आपको पसंद आता है कंटेंट, अदरवाइज नो नीड। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस, सबका नाम प्रचलित। एक बार मोदी सरकार ने नारा दिया कि कांग्रेस विहीन भारत। देखते हैं तो फिर कांग्रेस की शुरुआत कैसी हुई थी। कांग्रेस की शुरुआत अगर हम देखें तो उसके लिए पहले हमें बैकग्राउंड को डिस्कस करना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को ये कहा जाता है कि कांग्रेस पहली राष्ट्रीय कि कांग्रेस को पहला एक तो राष्ट्रीय पार्टी कहा गया। ये ऑल इंडिया पार्टी थी, यानी कि इसमें पूरे इंडिया के लोग थे। दूसरा, इसको राष्ट्रीय भी कहा गया, और तीसरा इसको ये कहा गया कि पहली पार्टी थी जो जनमानस तक पहुंची, यानी कि जिसने जनमानस को कनेक्ट भी किया और उन तक अपनी बातें भी पहुंचाई। तो बैकग्राउंड में हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या 1885 तक, इन द ईयर 1885, बाय द ईयर 1885 ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जिसने कभी भी जनता को कनेक्ट करने की कोशिश करी होगी। द आंसर इज नो। ऐसी पार्टियां भी थीं जिन्होंने जिन्होंने जनता को कनेक्ट करने की कोशिश करी। इससे पहले वाले जो लेक्चर था हम लोगों ने उसमें पढ़ा है। जैसे कि एक पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, ये जनरली बंगाल के रीजन में एक्टिव थी। इंडियन एसोसिएशन ने जनता से कनेक्ट करने के लिए ही इन्होंने इंडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजित करते थे, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये करते थे। ठीक है, और इन्होंने एक पहला जो आयोजन किया था इस प्रकार का इंडियन कॉन्फ्रेंस का, वो किया था कलकत्ता में। लेकिन हुआ ये, लेकिन ये मासेस तक नहीं पहुंच पाई, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाए, और इनका जो प्लान था लोगों तक पहुंचने का वो फेल हो जाता है। तो ऐसी कोई भी पहली पार्टी जिसने लोगों तक पहुंचने का प्लान किया था वो थी इंडियन एसोसिएशन, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1884 में उसी तरीके से हमें पता थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, जिसकी स्थापना 1875 को हुई थी। एनी बेसेंट इसी संस्था से संबंधित थी। अडयार नाम की जगह पर मद्रास में है, जो वहां पर हेडक्वार्टर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। एक्चुअल में क्या आपको पता है कि अडयार एक नदी का भी नाम था? नदी है एक अडयार, उसी के किनारे पर बसा शहर को अडयार बोला जाता है। ओवरऑल 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक जब अडयार में हो रही थी, तो एओई ह्यूम ने प्रपोजल दिया, और वो जो प्रपोजल था वो ये कहा कि एक हम कमेटी का निर्माण करेंगे जो अगले वर्ष पूना में हम लोग एक आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे भारत से लोग चाहते हैं कि सब लोग आए। उस कमेटी का एक निर्माण किया जाए। जो वो कमेटी का निर्माण किया जाएगा वो ये देखेंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, किस चीज की प्रिपरेशन, कि जो अगले वर्ष सेशन होगा कहाँ पे, पूना में। यानी कि 1885 में पूना में एक सेशन आयोजित कराने का सुझाव या प्रपोजल ह्यूम ने 1884 में अड्यार की एक सभा में देते हैं, और इस बात की उन्होंने जो घोषणा है वो द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर में करी गई। अब ये जो कमेटी बनाई गई, इनमें कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो एओ ह्यूम ही थे। दूसरा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाल के रीजन से, नरेंद्र नाथ सेन बंगाल के रीजन से, सुब्रमण्यम अय्यर शायद मुंबई से, पी आनंद चार्लू मुंबई से, ये सरदार दयाल सिंह, लाला श्रीराम, केटी तेलंग मुंबई से, और बी एन मांडलिक। इन सब लोगों को मिलाकर इस ये कमेटी बनी है। उस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी कि पुणे में 1885 में हम एक आयोजन करवाने वाले हैं। अब अगर एओई ह्यूम के बारे में हम थोड़ी-सी भी बात करें, एओई ह्यूम, तो एओई ह्यूम जनरली जो है, ये इंडियन सिविल सर्विसेज में उस समय काम किया इसने। आज के तुम आईएएस मान लो उसको। और लेकिन साथ में इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड में ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विज्ञानी। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? सॉरी, पक्षी विज्ञानी। ठीक है? तो ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था। अब हुआ ये, लेकिन एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले जो बताया था ना आपको, इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 आयोजनें, या ऐसे कह सकते हैं कि आप इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 कॉन्फ्रेंसेस आयोजित हो चुकी थी 1884 में और 1885 में। और कब? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। अब 1885 में बनती है क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन उससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये ह्यूम कौन थे? एक रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, ये बता दिया मैंने आपको।
और इन्हीं की देन है, इन्होंने 1885 में एओ ह्यूम की वजह से कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन असल में बात यह है कि एओ ह्यूम ने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक संस्था बनाई थी। क्या बनाई थी संस्था? नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। असल में तो एओ ह्यूम ने ओरिजिनली ये संस्थान बनाया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम बदल दिया गया और रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन की जगह पर इसको रख दिया कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ही होता है जमावड़ा सम्मेलन, ठीक है। तो अब ये पूछेगा क्वेश्चन कि किसकी सलाह पर ये नाम रखा गया, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। एओ ह्यूम की अगर हम बात करें तो 1885 से लेकर 1906 तक ये जनरल सेक्रेटरी रहे कांग्रेस के, और उनके बाद यानी कि 1907 में दीन साहब वाचा, जो कि कांग्रेस की 1901 अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे, इसके बाद ये सेक्रेटरी रहे दीन साहब वाचा, राइट। इसके अलावा एओ ह्यूम की हम अगर और बात करें तो एओ ह्यूम ने 1887 में जो मद्रास सेशन हुआ था उसमें एक पर्चा प्रकाशित किया था, जिसको हम पैम्फलेट बोल सकते हैं। उसका नाम था एन ओल्ड मैन्स होप। ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है? बूढ़े व्यक्तियों की उम्मीद। यानी कि वो कांग्रेस को मान रहे थे कि बूढ़े व्यक्तियों की उम्मीद है। बूढ़े व्यक्ति कौन? यहाँ के उनके जो लीडर्स थे। एओ ह्यूम के बारे में दूसरा फैक्ट, एक फैक्ट एओ ह्यूम के बारे में पूछा जाता है कि हु रोड द बायोग्राफी, यानी कि एओ ह्यूम की जो जीवनी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ह्यूम की जो जीवनी करता है वो है विलियम बैटरबर्न। विलियम बैटरबर्न की कहानी अगर आपको बताते हैं तो 1885 में तो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, तो अभी हम देखेंगे। अब बैटरबर्न पे आ गए तो डिस्कस कर ही लेते हैं। बैटरबर्न जो है, विलियम बैटरबर्न, इसने कांग्रेस के जो 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल, ये नाम देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश। जो ब्रिटिश कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ब्रिटिश विंग भी थी, उसकी अध्यक्षता यानी कि उसका जो हेड था वो बैटरबर्न की वजह से ही बनी। तो बैटरबर्न, तो बायोग्राफी लिखने वाला कौन है? विलियम बैटरबर्न, जिसने आई थिंक 1889 का जो मद्रास सेशन हुआ है इसकी इसने अध्यक्षता भी करी है विलियम बैटरबर्न ने। और फिर 1910 का जो इलाहाबाद सेशन है उसकी भी अध्यक्षता करी है विलियम बैटरबर्न। तो विलियम बैटरबर्न एकमात्र ऐसा अंग्रेज है जिसने 10 सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता करी है, इन द ईयर ऑफ 1889 जहां पर मद्रास में सेशन हुआ था, और दूसरा इलाहाबाद 1910 में। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के जो गठन तो हुआ, लेकिन इसकी कुछ 3 शर्तों के बारे में। पहली शर्त ये है कांग्रेस की, जो 3 नियम थे कि इसका जो सेशन होना था वो हर माह दिसंबर में ही अपॉइंट मतलब होना था प्रत्येक वर्ष। होता ये था कि मान लेते हैं जैसे ये 2024 का दिसंबर है, तो दिसंबर में आयोजन हुआ और इसमें इनका एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता था। अब दिसंबर 2024 से लेके पूरा दिसंबर 2025 तक, यानी कि अगले 1 वर्ष तक, जो भी प्रोपेगेंडा, जो भी लाइक पॉलिसीज बनेंगी, किस तरीके से कांग्रेस वर्क करेगी, ये सब डिसीजन प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में लिया जाता था। तो अगले 1 साल तक कांग्रेस कैसे वर्किंग रहेगी ये डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। हालांकि सबकी सहमति होती थी। इसी वजह से कांग्रेस के पद, ये प्रेसिडेंशियल पद को लेकर बड़े तामझाम थे, यानी कि खींचातान था, क्योंकि जो भी इस पद पर आएगा वो अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे कांग्रेस को रन करेगा। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि जो नरम दल और गरम दल, जो 2 दल हैं, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, किस तरीके से इसी पद को लेकर विवाद में रहे। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर में ये होता तो था, लेकिन ये जो प्रथा है ये 1885 से शुरू होती है, क्योंकि 28 दिसंबर को कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, और ये प्रथा जो है ये 1930 तक तो चलती है। लेकिन ये प्रथा 1931 के से टूट जाती है। 1931 में जो सेशन हुआ था वो मार्च के महीने में कंडक्ट होता है कराची में, जिसकी अध्यक्षता करी थी सरदार पटेल ने। अच्छा, जब ये कराची सेशन मार्च में क्यों आयोजित हुआ इसका भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। क्योंकि 5 मार्च 1930 को, सॉरी 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन पैक्ट हो गया था, सीडीएम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। अब ऐसे टाइम पे एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी और जो इरविन समझौता हुआ था इसको अप्रूव भी करना था जल्दी से जल्दी, और एट द सेम टाइम गांधी जी को अपनी लीडरशिप भी शो करनी थी। इस वजह से ये कराची सेशन जो है वो मार्च 1931 में आयोजित किया जाता है। तो ये जो प्रथा है दिसंबर में, हर वर्ष दिसंबर में आयोजन होने वाली सेशंस की, ये 1931 में टूटती है, 1930 तक ये चलेगी। और हर साल सेशन हुए भी हैं, कुछ साल नहीं भी हुए। जैसे 1937 में सेशन नहीं हुआ कांग्रेस का, फिर 1940 से लेकर 46 तक नहीं हुआ। किसी-किसी वर्ष 2 वर्ष सेशन हो गए, 2 बार सेशन, जैसे 1936 में
एक फैजपुर सेशन हो गया था और लखनऊ सेशन हो गया था, ठीक है। तो ये अगर आपको ये सब जानकारी इनके कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लगभग 1 आवर का है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रूल ये था कि जो पर्सन जिस रीजन से बिलोंग करेगा, मतलब मान लेते हैं कि अगर ये सेशन पुणे में हो रहा है, तो महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति इसका प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। जिससे कि कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस बनी रहे और डाइवर्सिटी बनी रहे, इस वजह से ये अदर स्टेट्स का या अदर प्रोविंसेस का बनेगा, पर्टिकुलर रीजन का नहीं बनेगा, जिस रीजन में ये हो रहा है उस रीजन का नहीं। इफ देयर इज अ वेहेमेंटली, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता है जिसमें हिंदूस या मुस्लिम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो उस प्रस्ताव या उस ड्राफ्ट को नहीं माना जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदू और मुस्लिम किसी भी ड्राफ्ट का बेइंतहा विरोध कर रहे हैं, वेहेमेंटली खुला विरोध हो रहा है, तो उस बिल को पास नहीं किया जाएगा, हटा देंगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 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 क्या है, इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 फरवरी 1927 को साइमन कमीशन बना इंग्लैंड में, और 11 फरवरी 1927 को उस 1927 को ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने दिल्ली में एक अपना आयोजन बुलाया, और दिल्ली में आयोजन बुला के इन्होंने एक प्रपोजल रखा जिसको हम बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल। आपने मे बी आपने पढ़ा हो। और दिल्ली प्रपोजल में इन्होंने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त इनकी ये थी कि 1/3 सदस्य को मुस्लिम लीग के एक जो जो सेंट्रल असेंबली थी ना, केंद्रीय विधान सभा, उसमें होनी चाहिए थे। दूसरी उन्होंने शर्त क्या बोले कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया है, यानी कि आज जो इलाका पाकिस्तान का आज अफगानिस्तान से लगा हुआ है वो, और सिंध, सिंध को मुंबई से अलग कर दो और एनडब्ल्यूएफ एक नया राज्य बना दो, ठीक है। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स को उनकी आबादी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ये एक और है, चौथा इनका जो था वो ये था कि राइट टू डिटर्मिनेशन देने चाहिए। तो ये इस तरीके से जो 4 ये दिल्ली प्रपोजल इन्होंने रखा, तो कांग्रेस का अगले दिन जो सेशन हुआ, अब ये देखो फरवरी 1927 की बात है, तो दिसंबर 1928 में, ठीक है। तो ये जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो कांग्रेस ने ये दिल्ली प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब दिल्ली प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट चाहिए था उस समय मुस्लिम लीग का, जिससे कि साइमन कमीशन का विरोध किया जा सके। जब दिल्ली प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो रहा था, प्रस्तुत किया गया, इसका विरोध किया था उस समय हिंदू महासभा ने, क्योंकि हिंदू महासभा ने क्या कहा था कि भाई आप ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इनको देखो, एनडब्ल्यूएफपी सिंध और ये वाला एरिया, ये अलग पाकिस्तान की एक अलग राज्य की मांग है, और मुस्लिम्स को स्पेशली ट्रीट हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया दिसंबर 1928 के सेशन में। तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से उसका अपवाद हो गया। तो अब कांग्रेस के नियम बने और टूटे, और नियम बनते ही हैं टूटने के लिए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम सेशन की। तो कांग्रेस का जो प्रथम सेशन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो हुआ था 28 दिसंबर को 1885 में तेजपाल संस्कृत पाठशाला, मुंबई में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी जिसको आप बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसके पहले सेशन की, तो इसके पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स, 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। मुख्यतः उनमें से 38 लोग जो थे वो मुंबई से थे, 72 में से 2 लोग मुस्लिम्स थे, बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। इसके अलावा किसी वुमेन, कोई भी महिला ने हिस्सा नहीं लिया था फर्स्ट उसमें, ये चीज याद रखना। अब जब 1885 जब कांग्रेस का निर्माण हुआ जिस वर्ष, उस समय अगर देखें तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन में इंडियन जो सेक्रेटरी था उस समय, उसका नाम था रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। याद रखना, ये विंस्टन चर्चिल नहीं है, विंस्टन चर्चिल पीएम बना था, ठीक है, रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। एंड देन अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ मुंबई, क्योंकि मुंबई में आयोजन हुआ है इसका, तो मुंबई के जो गवर्नर थे उस समय थे लॉर्ड रे। और अगर हम बात करें इंडिया का जो गवर्नर जनरल आइजर जो वायसरॉय था वो था कौन? डफरिन। क्या नाम था इसका? डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। इससे पहले जो था वो था लैंसडाउन, उसका कार्यकाल जो था 1880 से लेकर 1884 तक, ठीक है। तो डफरिन को हमें याद रखना है। तो ये 5 नाम, पीएम ग्लैडस्टोन, इंडियन सेक्रेटरी रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल, और गवर्नर ऑफ मुंबई लॉर्ड रे, एंड गवर्नर जनरल आइजर वायसरॉय जो था वो कौन था? डफरिन। चलिए, अब पहली बार तो कांग्रेस में सिर्फ 72 डेलीगेट्स थे, लेकिन जब दूसरा सेशन इनका जो आयोजित हुआ था उसमें 436 डेलीगेट्स हो गए थे 1886 में, ठीक है। तो दूसरा जो 1886 का कहाँ पे? कलकत्ता में इनका आयोजन हुआ था दूसरे सेशन का। ये चीज हमने देख ली।
ये चीज भी याद रखना कि 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं विलियम बैडरबर्न, जिसने जीवनी लिखी थी किसकी। अब जब कांग्रेस का निर्माण हो गया तो बाद में कांग्रेस के जो क्रिटिक्स थे इन्होंने कांग्रेस को ब्लेम किया और उससे उत्पन्न होती है द सेफ्टी वाल्व की थ्योरी। सेफ्टी वाल्व की थ्योरी में मुख्यतः मैं अगर आपको एक लाइन में समझाऊं तो ये कहा गया कि जो कांग्रेस का निर्माण हुआ है, कांग्रेस जो बनी है, ये असल में ब्रिटिश जो रूल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। ये ब्रिटिश रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। एक्चुअल में ये था दैट द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस वाज देयर टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश डिसइंटीग्रेशन, टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश डिसइंटीग्रेशन। ये कहा गया कि देखो 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे अंग्रेज हो गए थे भयभीत, तो अंग्रेज ये चाह रहे थे कि भाई अब दोबारा से कोई भी ऐसा क्रांति ना हो जो 1857 को दोहरा दे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि एक ऐसा संगठन का निर्माण कर दो जो हमें देश में हो रहे जो भी कॉन्स्पिरेसीज हैं, यानी कि जो भी षड्यंत्र हैं उनके बारे में, या फिर जो भी पॉलिटिकल चर्चाएं हैं, जो भी पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, या कोई असंतोष की भावना है, कंटेंट की भावना है, डिस्कंटेंट है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता करते बताते रहे। मान लेते हैं कि कॉन्स्पिरेसी कोई रची जा रही है, कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, कोई मान लेते हैं कि डिस्कंटेंट अगर है तो ये ब्रिटिश को पता चल जाए, जिससे कि ये प्रोएक्टिव एक्शन ले लेंगे और पहले ही उस युद्ध को या उस क्रांति को दबा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि the Dufferel's idea was to use INC as a safety valve as it provided the information of discontent. British wanted to establish an organization which can provide them the information of discontent or any conspiracy against British Raj, and proactive measures could be taken, जो कि उनको प्रोवाइड करवा सके क्या, इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्कंटेंट, असंतोष की कोई भी जानकारी या फिर कोई भी कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिश राज के खिलाफ, जिससे कि प्रोएक्टिव मेजर्स लिया जा सके। बात समझ में आ गया। यानी कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश के फायदे के लिए हुई है, ब्रिटिश राज्य के संरक्षण के लिए हुई है। बात समझ में आ गया। ये सेफ्टी वाल्व के लोगों का मानना था। तो कांग्रेस सेफ्टी वाल्व है, ये अगर मान लेते हैं ये वाल्व है तो इसके अंदर है ब्रिटिश राज। कांग्रेस ये है घेरा, इसी घेरे के अंदर ब्रिटिश फलते फूलते रहेंगे और जो कांग्रेस होगी इस घेरे की तरह इनको प्रोटेक्ट करती रहेगी। लेकिन इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई, ये स्टार्ट होती है डब्ल्यू सी बनर्जी के स्टेटमेंट में। 1898 में व्योमचंद्र बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि जो ह्यूम थे, यानी कि जिसने स्थापना करी कांग्रेस की, वो डायरेक्टली एक्ट कर रहे थे। एक्ट का मतलब जो भी वो कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, वो डायरेक्ट एडवाइस किसकी डायरेक्शन में काम कर रहे थे, डफरिन के। दैट ह्यूम वॉज एक्टिंग अंडर द डायरेक्ट एडवाइस ऑफ डफरिन। और अगर डफरिन की एडवाइस पे ही ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी है तो फिर ये जो पक्की सी बात है ये ब्रिटिश इंटरेस्ट को बचाने के लिए की होगी। चलिए, इस थ्योरी की सबसे पहले जो प्रोपाउंड किया, सबसे पहले दिया वो लाला लाजपत राय ने अपनी किताब यंग इंडिया में दिया, और उसमें उन्होंने कहा जो द विश ऑफ द आईएनसी फाउंडर्स वाज टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश रूल डिसइंटीग्रेशन, कि आईएनसी के जो फाउंडर्स हैं, स्थापना करता हैं, इनकी इच्छा रही थी कि वो ब्रिटिश राज्य का डिसइंटीग्रेशन बचा सके। उसी इसी थ्योरी को आगे बैक किया रजनी पाम दत्ता, एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में, जहां पर वो लिखती हैं कि द चाइल्ड कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्रेट प्री प्लान ऑफ ब्रिटिश, कि जो बच्चा रूपी कांग्रेस है इसकी स्थापना एक सीक्रेट प्री प्लान जो था ब्रिटिश का उसके आधार पर हुई थी। तो दो लोगों के नाम आप मीन्स में लिख सकते हैं। लाला लाजपत राय की पुस्तक यंग इंडिया में एक ये क्वेश्चन आया था यूपी उसमें, शायद आई थिंक केवीएस पीजीटी में आया था या फिर यूपी पीजीटी में, ठीक है। और रजनी पाम दत्ता ने की जो बुक है इंडियन टुडे में। चलिए, अब बात ये है कि जो लिबरल राइटर्स हैं वो कह रहे थे कि आईएनसी की जो स्थापना हुई थी ये सही डायरेक्शन था, मतलब सही स्टेप था, होनी चाहिए थी, उस समय मांग थी। प्रोग्रेसिव जो राइटर्स थे वो कह रहे थे कि जो आईएनसी थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश राज के प्रति वफादार नहीं थी, येट कंप्राइजेबल इन नेचर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंप्राइजेबल नेचर था, मतलब जहां जरूरत पड़ी ब्रिटिश राज के खिलाफ वो सॉफ्ट भी थे। लेफ्टिस्ट जो थे वो कहते थे कि जो आईएनसी फ्रॉम स्टार्टिंग वाज एंटी नेशनलिस्ट, की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी शुरुआत से एंटी नेशनलिस्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश राज के प्रति इनकी फेथफुलनेस यानी कि जो प्रतिबद्धता थी, ठीक है, जो वफादारी थी ब्रिटिश राज के प्रति थी, ना कि भारतीय जनता के प्रति थी।
अब अगर हम इसी सेफ्टी वाल्व थ्योरी को आगे डिस्कस करें तो आर्गुमेंट्स पहले हम देखते हैं कि किस फेवर में थे और देखते हैं कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये क्यों नहीं थी। आर्गुमेंट अब तो सबसे पहला आर्गुमेंट तो यही होता है कि जब डब्ल्यू सी बनर्जी ने ये कहा था कि जो एओ ह्यूम है ये डफरिन का जो आदेश है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये भी कहा गया कि जो एओ ह्यूम था ना ये एक्चुअल में एक सामाजिक संगठन बनाना चाहता था जो समाज सुधार की बात करे। इनिशियली ये it was claimed that the AU wanted to form a social organization which can work for the social reforms, क्योंकि उस समय हम देख रहे हैं सामाजिक आंदोलन हो रहे थे। लेकिन ये कहते हैं कि एओ ह्यूम को किसने, डफरिन ने ये सलाह दी कि भाई आप सामाजिक संगठन बनाते नहीं रहो, आप एक पॉलिटिकल संगठन की स्थापना करो, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कि हमें इन्फॉर्म देता रहे भारत में क्या ब्रिटिशर्स के प्रति डिसकंटेंट हो रहा है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, जिससे कि हम ब्रिटिश राज को बचा सकें। और अंत में इसी डायरेक्शन को मानते हुए ह्यूम ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाता है। तो ये था आर्गुमेंट्स फेवर कि भाई ह्यूम ने तो अंग्रेजों के कहने पर बनाया, तो एक्चुअल में तो ये सेफ्टी वाल भी है। अब इसके अगेंस्ट में क्या कह रहे हैं, तो पहले ये ज़्यादा समझते हैं। बीएम मालाबारी जिसको हमें पता है सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड से बहुत ज़्यादा है, जो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट इनके बदौलत पारित हुआ था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर था इंडियन स्पेक्टेटर, जनरली बंगाल में था। इसमें इन्होंने एक लेख दिया और उस लेख में उन्होंने लोगों से कहा कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए जाएं। इस लेख को क्रिटिसाइज किया एओ ह्यूम ने। अब ये जो अगेंस्ट में जो कथन है ये दिया है बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, अब जरा समझते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल ये कह रहे हैं कि अगर हम मान लेते कि ह्यूम को सामाजिक सुधार ही करने थे, क्या करने थे, ह्यूम को सामाजिक सुधार ही करने थे, तो फिर बीएम मालामारी ने जब ये एडिटोरियल लिखा कि हमें सामाजिक सुधार मूवमेंट चलाने चाहिए, तो फिर इनका विरोध क्यों किया, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया? वो तो और बीएम मालामारी के साथ में मिलकर चला सकते थे। तो यहाँ पर विपिन चंद्र पाल ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो क्लेम किया जाता है कि ह्यूम शुरुआत में सामाजिक सुधार आंदोलन बनाना चाह रहे थे या संगठन बनाना चाह रहे थे, ये गलत है। वो शुरुआत से ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे थे, ये क्लेम करते हैं विपिन चंद्र पाल। दूसरी बात ये है कि 7 वॉल्यूम, अच्छा दूसरा आधार क्या है कि ये ह्यूम ने मतलब ब्रिटिश के कहने पर ये बनाया, तो उसका दूसरा आधार ये है कि 7 वॉल्यूम की एक रिपोर्ट, कई लोग ये कहते हैं कि जब ये जो ह्यूम था जब ये तैनात था एस इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इसने 7 वॉल्यूम की, 7 वॉल्यूम का मतलब है 7 भाग की एक किताब यानी कि एक रिपोर्ट कंपाइल करी थी दुनिया के मतलब इंडिया के कोने कोने से। और ये कहा था कि ये रिपोर्ट में भारत की जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हैं उनका उसने संकलन दिया कि किस किस एरियाज पर और कौन कौन लोग हैं इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि ह्यूम ने सोर्सेस नहीं बताए थे, ह्यूम ने ये कह दिया था कि हमें कुछ मिस्टिक लोग मिले हैं यानी कि रहस्यमयी लोग, उन्होंने ये सब हमें जानकारी दी। इस प्रकार का जब क्लेम है तो ये क्या है, तो ये तो यही इस क्लेम को विपिन चंद्र पाल ये कहते हैं कि भाई ये जो 7 वॉल्यूम वाली रिपोर्ट के बाद जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं ये सरासर झूठी है, क्योंकि उस समय 1885 के टाइम पे ये प्रचलन ही नहीं था कि किसी किताब को वॉल्यूम में छापा जाए। एक किताब एक 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 मतलब एक भाग एक किताब था। 7 वॉल्यूम में, 1 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में किताबें प्रिंट नहीं होती थी, पब्लिश नहीं होती थी, ये प्रचलन नहीं था। अब ये जो विपिन चंद्र पाल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, इनका ये कॉन्सेप्ट दिया गया है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी जो पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस काफी पॉपुलर है। बस मैंने इसको क्या किया है, ये बहुत पहले मैंने बनाया था इस टेबल फॉर्मेट में। अच्छा दूसरी बात ये है, तो ये तो चीज हो गई, लेकिन वास्तव में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज द कॉसेस या व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस इन विच द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, कि आखिर कांग्रेस का निर्माण क्यों करना पड़ा, तो हमें निर्माण इस वजह से करना पड़ा क्योंकि वास्तव में अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो एक नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस समय तक जो स्टेज था इंडिया में वो तैयार हो चुका था। मतलब ऑलरेडी कुछ एसोसिएशंस थे जिन्होंने बैक एंड पे काम किया था, जैसे इंडियन एसोसिएशन ने जो बैकग्राउंड था वो तैयार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी डिमांड्स उठा रहे थे, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे आप कह सकते हैं तबकों की, बहुत सारे सेक्शंस की। इसके अलावा जो डेलीगेट्स थे पूरे इंडिया से, जो डेलीगेट्स थे वो आपस में मिल रहे थे और इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे एक नेशनल लेवल का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना जाया जा सके। इसी वजह से इसी हालातों में, इन्हीं हालातों में एक नेशनल बॉडी का इमरजेंस होना एक नेचुरल था। और ह्यूम ने इतना कह सकते हैं कि ह्यूम ने एक मेडिएटर का रोल प्ले किया
जिसने क्या किया गया, जिसने इंडिया के कोने कोने के नेताओं को एक साथ कनेक्ट किया, ठीक है, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने में निर्माण किया। यानी कि ह्यूम ने एक मेडिएटर का काम किया, जिसने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रीजनल लीडर्स को मिलाया। ही वॉज, अब दूसरी बात है, और ह्यूम को आखिर सभी ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? उसको एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उसके सप्रा रीजनल टाइज एंड लिबरल पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से। एक तो वो लिबरल था अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस में, इसकी वजह से, और सप्रा रीजन का मतलब जैसे मान लो एक रीजन ये है, 6 रीजन है, 7, तो एक व्यक्ति की जो प्रभाव एक रीजन तक ही सीमित था, लेकिन जो ह्यूम का प्रभाव था वो हर एक रीजन तक, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पे ना होकर हर जगह पर ये था। इसी को सप्रा रीजनल इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। लेकिन ये जो कथन है, ये जो बिपिन चंद्र का जो डिफाइंस है, यानी कि ये जो डिफेंस है, ये डिफाइंस हो जाता है, यानी कि ये गलत प्रूफ होता है। क्यों भाई? ये ह्यूम उस समय जो व्यक्ति इंडियन सिविल सर्विसेज में नौकरी करा हो, सरकार का वफादार हो, उतने बड़े पद पर हो, हाउ द इंडियंस कैन ट्रस्ट सच काइंड ऑफ पर्सन? ऐसे व्यक्ति के ऊपर इंडियंस कैसे भरोसा कर लेंगे? तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब किसी हिस्टोरियंस ने नहीं कहा ऐसा। चलिए, अच्छा, दूसरा केस और है कांग्रेस के बनने का। वो ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई है, तो फिर डफरिन ने कांग्रेस को बुरा भला क्यों कहा? अब क्या बुरा और भला कहा? डफरिन कहता है कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है भाई, देशद्रोहियों की फैक्ट्री है। डिसलॉयल बाबूस कहते हैं, डिसलॉयल का तो मतलब जानते ही है ना, गैर वफादार बाबू। उनको कहते हैं सिडिशियस ब्राह्मण्स, कहता है उस कांग्रेस को। और दूसरा कहता है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी कि छोटे लोगों को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करती है। तो डफरिन ने कांग्रेस को क्या क्या कहा? अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, डिसलॉयल बाबू, सेडिशियस ब्राह्मण्स एंड द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया कांग्रेस के बारे में पहले, ठीक है। अब बात ये है, अब हमें ये डिस्कस करना है कि भाई जब कांग्रेस का निर्माण हुआ तो जो सरकार थी, सरकार का रिएक्शन क्या था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो रहा था जो बाद में, जिसने आज़ादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, ये नहीं कह रहा कि अकेले उन्हीं ने दिलवा दी, और सरकार बनने दे रही थी। सरकार ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अस्त व्यस्त क्यों नहीं कर दिया? इसको डिसमेंटल क्यों नहीं कर दिया? आखिर कांग्रेस को प्रहार करते, कांग्रेस को बैन कर देते। क्या क्या किया कांग्रेस है? क्या उनके साथ बैठकर चाय पी सरकार ने? तो देखते हैं। तो बात यह है कि 1885 में, 1886 में, 1887 में, ठीक है, ये 3 सालों तक तो जो सरकार का एटीट्यूड था कांग्रेस के लिए, वो कैसा था? नरम था। एक कह सकते हैं फ्रेंडली था एक्चुअली में। बात यह कि 1886 में कलकत्ता का जब अधिवेशन समाप्त हुआ, तो भाई जो लॉर्ड डफरिन था, उसने तो गार्डन पार्टी भी दे दी थी, गार्डन पार्टी दी थी उनके डेलीगेट्स को, है ना। और 1887 में जो मद्रास में हुआ था जो सेशन, तो मद्रास का जो गवर्नर था, मद्रास के गवर्नर ने इन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया था, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो सेशन है ये कंप्लीट हो पाए। तो इन दो आधारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन इनिशियल द 3 years that the attitude of the official was quite cordially और friendly with the Indian National Congress। लेकिन समस्या स्टार्ट हो गई भाई 1887 के बाद, यानी कि 1888 से हुआ ये 1887 का जो सेशन चल रहा था, उसमें कांग्रेस ने पैम्फलेट जारी किए। एक पैम्फलेट का नाम था तमिल कांग्रेस कैचेसम, और दूसरे का नाम था कन्वर्सेशन बिटवीन हुई थी। एक मौलवी साहब थे, नाम था मौलवी फखरुद्दीन, और दूसरे का नाम था राम बख्श ऑफ कम्बख्तपुर जगह के। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, और उस कन्वर्सेशन में, यानी कि उस वार्तालाप में ये बताया गया था कि अंग्रेजों ने इनके साथ कितना बुरा किया, कितना बुरा हश्र किया। तो इन्हीं दो चीजों को कांग्रेस ने अपने इस सेशन में क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई अंग्रेजों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब ऐसा हुआ तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि अरे ये सब ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो अब जो होगा 1888 के बाद, 1887 के बाद, अब कांग्रेस ने इनके प्रति एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एटीट्यूड अपना लिया। और उस स्ट्रिक्ट एटीट्यूड का ही एक मतलब नमूना था या एग्जाम्पल ये था कि जब 1888 का ये जो इलाहाबाद सेशन हुआ, इस सेशन को डिसरप्ट पूरा ऑब्स्ट्रक्ट किया या डिसरप्ट किया किसने? वहां का लेफ्टिनेंट जो था इलाहाबाद का, ऑकलैंड कैल्विन ने, राइट। तो 1888 का जो सेशन हुआ था, उसका जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था? जॉर्ज यूल, आई थिंक, जहाँ तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है। चलिए, इसके अलावा डफरिन ने जो कांग्रेस को कहा ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, और कांग्रेस ने जो डिमांड्स करी उसकी डिमांड्स को डफरिन ने कहा बिग जंप इनटू द अननोन, यानी कि जाने अनजाने में बड़ी छलांग लगा दी है कांग्रेस ने। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है, लॉर्ड कर्जन जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था ना, 1905 तक, ठीक है, विभाजन तक, बंगाल विभाजन तक, ये कहता है कि कांग्रेस टोटल टू इट्स फॉल, कि वो लड़खड़ा रही है, यानी कि गन्ने को तैयार है। और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी दिली इच्छा है, मेरी सबसे बड़े जो एम्बिशंस है उनमें से एक ये है
कि मैं कांग्रेस के पीसफुल डिमाइस में मदद कर सकूं, यानी कि कांग्रेस के शांतिमय पतन में कुछ मदद करूं, यानी कि मैं अपनी एक्शन से कांग्रेस का पतन ही कर दूंगा। कहता है क्या है लॉर्ड कर्जन, इंग्लिश में जरा एक बार इसे पढ़ते हैं। द कांग्रेस was tottering to its fall and one of his greatest ambitions in India was to assist it to a peaceful demise। बात समझ में आ जाती है, चलिए ठीक है। अब लगे हाथ हम देख लेते हैं कि कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के नेता पर किसने क्या कमेंट्स किए हैं। जैसे कि ऊपर तो हम ये देखकर आ ही गए हैं, डफरिन उसको कहता है फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, डी आ रहा है सेडिशन में डफरिन, डिसलॉयल बाबूस में भी डी आ रहा है, डी से डफरिन, सेडिशियस ब्राह्मण में डी आ रहा है, डी से डफरिन, और अंत में कहता है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। जैसे आप कोई व्यक्ति माइक्रोस्कोप से देखे तो क्या कहते हैं डफर इतना भी दिखाई नहीं देता है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। हाँ, कांग्रेस के को 3 दिन का जो कांग्रेस का सेशन होता था 3 दिन के लिए, उसको 3 दिन का तमाशा कहा एक दत्ता ने, तमाशा दत्ता। लाला लजपत राय ने कहा है कि जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेशंस होते हैं, इंडियन नेशनल का जो सेशंस होते हैं, वर एनुअल नेशनल फेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, पढ़े लिखे भारतीयों के ये राष्ट्रीय मेला है। राष्ट्रीय मेला किसने कहा? लाला लजपत राय ने। तो मेले में जाते हैं लाला जी के साथ। अरविंदो घोष ने कहा है कि आईएनसी ये टीबी से मर जाएगी, टीबी से ग्रस्त होकर मरेगी, और इसको बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है। ठीक है, बेगिंग इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? भिखमंगे संस्था, बस मांगते रहते हैं, कुछ क्लेम नहीं करते। बाल गंगाधर तिलक ने इनकी पॉलिसी को कहा पॉलिसी ऑफ पीपीपी, यानी कि पी से प्रेयर, पी से पिटीशन, पी से प्रोपागेंडा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस को 2 चीजों में अंतर करना चाहिए, कि क्लेमिंग राइट्स और बेगिंग राइट्स, कि वो अपने अधिकार को क्लेम कर रहे हैं या फिर भीख मांग रहे हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर ने कहा था कि जो आईएनसी का जो सेशन होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्लैटरर्स, चापलूसों की सभा होती है। और इसके सेशन को क्या कहा था कि रिक्रिएशन ऑन हॉलीडेज, जैसे छुट्टियों पर हम वो मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, ऐसे इनके सेशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे होली मनाने हम कहाँ पे जाते हैं? हॉलीडेज मनाने गंगा के किनारे। तो गंगाधर का ये कमेंट है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेवर्स इफ वी क्रोक वंस इन अ ईयर लाइफ फ्रॉग, कि हम अपने प्रयासों में सफलता अर्जित नहीं कर सकते यद्यपि हम साल भर में एक बार मेढक की तरह क्या होंगे? और टडराएंगे। विपिन चंद्र पाल ने कहा था, विपिन चंद्र पाल जो थे, कि कंपेयर्ड कांग्रेस विद एंटोनियो, उन्होंने कांग्रेस को एंटोनियो ग्राम्स्की की वॉर ऑफ पार्टीशन से, पोजीशन नहीं पार्टीशन है, वॉर ऑफ पार्टीशन से क्या किया था? कंपेयर किया था। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल ने इनको कहा था आईएनसी जो कांग्रेस है ये बबल्स से खेल रही है, मतलब टाइम पास, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। बी से बबल, बी से विपिन चंद्र पाल। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था एन एजुकेटेड एलीट अफेयर्स। लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ, और कहा था कि आईएनसी की जो डिमांड है एक बिग जंप इनटू द अननोन में। लॉर्ड कर्जन ने कहा था आईएनसी को एक डर्टी थिंग है, यानी कि गंदी चीज है, बुरी वस्तु है। दूसरा कहा था कि आईएनसी वॉज एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक देश विरोधी नेशनलाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ। 1885 में जब कांग्रेस, मैंने अभी बताया था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से हुई, 1887 तक तो दो ब्रिटिश का जो रुख रवैया था वो अच्छा था, लेकिन 1888 में इनका रवैया गड़बड़ा गया, इनके कान खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कांग्रेस को टैकल करने के लिए भी हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो उन्होंने एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करवाई, इंडियन पेट्रो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये वाला। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी 2 लोगों ने। एक नाम है सर सैयद अहमद खान, हमें ये पता है अंग्रेजों के किसी नजदीक थे, और एक है राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो था वो कांग्रेस को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी, याद रखना मेन इसका काम यही था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। और कब किया था? इन द ईयर ऑफ 1888, जिस साल से कांग्रेस के प्रति सरकार का रवैया था वो सख्त हो गया था। तो ये था इस पूरे लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कर सकते हैं, और लाइक करके कमेंट भी करके बता सकते हैं कि कैसे मैं चीज़ों को और इम्प्रूव करके आपके लिए चीज़ें और बेहतर बना सकता हूँ। थैंक यू।